अनम्यूट कर लें अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर पर प्रोग्राम 7 के साथ मैं हूं मिर्जा शफीक। हस्ब रवायत हमारा आज का प्रोग्राम भी हालात हाजरा, पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल और जम्मू कश्मीर की जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें जमा हुई है तहरीक कश्मीर पर या मसला कश्मीर पर, उससे उसके मुतल्लक में आज अपने मेहमान ग्रामी जो मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के चेयरमैन जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी होंगे, उनसे बातें करूंगा। मुझे कुछ अहबाब ने मैसेज भेजे कि हमारे चैनल का नाम वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर है और मैं भी मेज़बान भी कश्मीरी और मेहमान भी कश्मीरी। तो उन्होंने कहा जी आप बातें पड़ोसियों की करते हैं, आप अपने मुल्क के बारे में हमें बताएं कि हमें कोई मालूमात हो कि हमारा मसला कश्मीर है क्या, जो हम सुनते आ रहे हैं 73 साल से, हमें उसके बारे में सही बताएं। तो मैंने कहा जी आज इंशाल्लाह हम इस काम में भी इसको भी अपने एजेंडा में शामिल करेंगे। उसके बाद आज कुछ एक बात होगी पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा वजीर आजम हैं इमरान खान साहब, उनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जमात है उसके बारे में फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो लगा हुआ है बड़े अरसे से, कुछ 10 साल से। लेकिन उसकी जो हेयरिंग्स होती रही हैं, जो मेरे मालूमात के मुताबिक 80 से ज्यादा उसकी समायत हुई हैं। इमरान खान साहब के 23 बेनामी अकाउंट्स निकले हैं। 24 उसके ऊपर जो तहरीरी तौर पे जो जो कमेटी थी उसके आर्डर हुए हैं, और जो सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई थी 21 उसके भी तहरीरी आर्डर हो चुके हैं। 7 रिट पिटीशन हुई हैं। अकबर अवैस साहब जो थे, एस अकबर अवैस, जो उनकी पार्टी के सबका बानी कारकुन थे, उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन में मुकदमा किया हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब नहीं है। तो पीडीएम ने 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एक मुजाहरे का ऐलान किया कि इस फॉरेन फंडिंग केस जो है इसके बारे में फैसला जल्द लाया जाए। तो ये भी मैं आज अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से पूछूंगा कि इसके क्या असरात पड़ सकते हैं। उसके बाद अगला एक और है कि नवाज शरीफ साहब और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मुलाकात हुई है। तो क्या इस मुलाकात में वो इन हाउस तब्दीली के बारे में कुछ इनकी बातें हो चुकी हैं? तो अब मैं खुशामदीद कहता हूं जनाब सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। तो जैसा कि मैंने अपने नाजरीन को थोड़ी तमहीद बांधी है, पहले सबसे पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं कि हमने पिछले प्रोग्राम पे भी ये बात की थी कि हम कभी कश्मीर के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद मुझे 3-4 जो अहबाब थे उन्होंने मैसेज भेजे कि जी आप भी कश्मीरी हैं, मेहमान भी कश्मीरी, चैनल का नाम भी कश्मीर, तो बातें आप पड़ोसियों की करते हैं, अपनी बातें करें। मैंने कहा जनाब हम जरूर इंशाल्लाह इसी मामले पे आगे आएंगे। तो जनाब शौकत साहब, बात यह है कि परसों 3-4 दिन पहले भी यहाँ पे कुछ दिन मनाए गए, वो करारदादों के ऊपर 49 वाली और दूसरी। लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ थोड़ा सा रिसर्च की, कुछ देखा, तो जो पहली करारदाद थी वो तो 48 जनवरी में पेश हुई थी, मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो थी जी। तो आज आप जरा अपने नाजरीन हमारे जो है उनको ये बताएं कि ये असल में जो करारदाद पेश हुई थी, जो करारदाद मंजूर हुई थी, उसकी बैकग्राउंड क्या थी और उसके असरात क्या थे, उस पर अमल क्यों नहीं और कौन अमल नहीं कर रहा। ये तो जनाब आपने इतना लंबा सवाल कर दिया कि उसके लिए तो शायद वक्त इतना ना हो कि उस पूरे सवाल का जवाब मैं तारीखी हवालों के साथ रखूं। लेकिन कुछ तमीदी बातें फॉर द एजुकेशन, और वो नाजरीन आपके जिन्होंने आपसे सवाल किया उनके लिए मैं चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी उनको बताई जाएं कि ताकि वो ज्यूरिस्प्रूडेंस
ऑफ कश्मीर इशू को अंडरस्टैंड करें। पहली बात यह है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन जो है, जी इसको कहते हैं 39। जी। और पिछली दफा हमने बताया था कि 17 जनवरी, असल में 17 जनवरी नहीं थी, ये 20 जनवरी है, जी। 20 जी। जनवरी 1948 को जी। ये रेजोल्यूशंस जो है वो अडॉप्ट हुई। जी। इसमें कुछ मेंबरान जो है वो, एक मेंबर इंडिया और एक पाकिस्तान ने इसमें जो है वो देना था, और इन्होंने दिया। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन 39 है, जी। ये जनवरी 2019-48 में पास हुई। जी। और इसकी जो मीटिंग नंबर है वो 230 है। जी। सब्जेक्ट जो है वो रेजोल्यूशंस का, जो अंडर टाइटल जी। डिबेट और डिस्कशन है, वो है द इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन। हम्म। इस रेजोल्यूशंस के जो लोग थे उन्होंने जो वोट किया, क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल में है, जी। तो 9 जो मेंबर्स थे सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने इस पे वोट किया। और 9 की ये मुतफिका रेजोल्यूशंस थी, जिसमें अगेंस्ट किसी ने भी वोट कास्ट नहीं किया, हम्म। और सिर्फ 2 मेंबरों ने अब्सटेंड किया, और ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर ली गई। मैं आपके नाजरीन की मालूमात के लिए ये बताना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरान जो है वो उस वैसे तो वो परमानेंट मेंबर आज भी परमानेंट ही हैं, जी। जी। लेकिन खास करके उस रेजोल्यूशन के मौके पे जो परमानेंट मेंबरान थे वो सारे मौजूद थे, 5 के 5, जिसमें जी। चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, उस वक्त सोवियत यूनियन था, अब जी। रशिया है। और इसके नॉन परमानेंट मेंबर जो थे वो अर्जेंटीना, बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, सीरिया और यूक्रेन। यूक्रेन की पोजीशन ये थी कि वो एक तरफ तो सोवियत यूनियन का हिस्सा भी था, लेकिन इंडिपेंडेंटली वो यूनाइटेड नेशंस की मेंबर स्टेट भी थी। जी। तो ये रेजोल्यूशंस जो है जो पास हुई, तो चूंकि मीटिंग कॉल हुई इंडिया की दरख्वास्त पे, अच्छा। इंडिया ने अपनी जो एप्लीकेशंस दी वो ये थी कि रियासत जम्मू कश्मीर एक स्टेट है जिसका हमारे साथ एक्सेशन हुआ है, और पाकिस्तान ने विदाउट एनी प्रोवोकेशन इस रियासत पे हमला कर दिया, और कई लोग जो है वो अपने जानों से महरूम हो गए, उनकी प्रॉपर्टीज को तबाह कर दिया गया। यानी एक कंप्लेन थी पूरी। यानी आप वो जो कबायलियों वाली यलगार थी या जैसे ये था। 22 अक्टूबर की जो है, जी, 22 अक्टूबर की थी। तो इस पे ये रेजोल्यूशन जो पास हुई, इस रेजोल्यूशन के अंदर पाकिस्तान को कहा गया, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ही, कि आप सीज फायर करें। और पाकिस्तान से कहा गया कि सीज फायर के बाद वो तमाम लोग जो रियासत जम्मू कश्मीर में लड़ाई की गर्ज से दाखिल हुए हैं उनको विड्रॉ करें, जो ठीक। जिनका जो कश्मीरी नहीं है, नॉर्मली कश्मीर में रहते नहीं हैं, सिर्फ लड़ाई की गर्ज से जो आना दाखिल हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान का जो उसमें मौकफ था या जो जवाब दावा था वो ये था कि चूंकि वहाँ जो हुक्मरान था रियासत जम्मू कश्मीर का, महाराजा हरि सिंह, उसके जुल्म और सितम से लोग तंग आए हुए थे, और इट वाज ए लोकल रिवोल्ट अगेंस्ट द महाराजा रूल। हम्म। और हमारा कोई सरकारी तौर पर दाखिल नहीं हुआ, हमारी फौज नहीं गई है। हाँ, कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान से भी वॉलंटियरली अपने कश्मीरी भाइयों की मदद के लिए गए हैं। मजहबी रंग दिया गया, मजहबी सब। मतलब वाह। मैं जो है ना वो जी। जो जी। जो, जो, जो पाकिस्तान का
मौक़िफ़ था, वो बयान कर रहा हूँ। और उस वजह से ये है कि कुछ लोग गए हैं, पाकिस्तान ने उस पर टोटल डिनाई नहीं किया, लेकिन डिनाई इस हद तक किया कि उसमें पाकिस्तान की हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, और हमारी जो हमने किसी को नहीं दाखिल किया। लेकिन बाद अज़ां जो शवाहिद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेश किए, तो नतीजा ये है कि रेजोल्यूशन पास हुई जिसमें पाकिस्तान को कहा गया कि व्हाट्सोएवर, जो कुछ भी है, अगर आपके रेगुलर आर्मी के लोग नहीं हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी दाखिल हुए हैं लड़ाई की गर्ज से, उनकी उनकी इंटेंशंस कोई भी हो, उसको आपने विड्रॉ करना है। और कश्मीरियों के हवाले से जो उस रेजोल्यूशन का जो सेकंड पार्ट था, वो ये था कि एक जो है वो रेफरेंडम, जिसको प्लेबिसेट कहते हैं, जी वो प्लेबिसेट होगा। और पहली दफा आप कह सकते हैं कि 20 जनवरी 1948 की इस रेजोल्यूशन के अंदर लफ्ज प्लेबिसेट शामिल किया गया। बाज लोग प्लेबिसेट को और राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को अमूमी तौर पर गड़बड़ कर देते हैं। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की अपनी एक डेफिनेशन है यूएन मैकेनिज्म के अंदर, और प्लेबिसेट की अपनी एक जी डेफिनेशन है। और चूंकि यहाँ प्लेबिसेट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो प्लेबिसेट की तारीफ ये थी कि रेफरेंडम, चूंकि उससे पहले यूनाइटेड नेशंस के मैकेनिज्म में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता था कि किसी कौम को मुकम्मल तौर पर हक के आज़ादी, सॉवरेंटी और अलादगी, यानी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को किसी भी मुल्क की के साथ जो है वो नथी नहीं किया जा सकता। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो डेफिनेशन थी, उस डेफिनेशन के मुताबिक किसी कौम को मुकम्मल हक के अलादगी और एज सॉवरन स्टेट रहने का हक मिलना चाहिए। सो कश्मीर के सारी इन रेजोल्यूशंस के अंदर किसी जगह भी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का इस्तेमाल नहीं हुआ। हम चूंकि इस प्रोग्राम को खालिस्तन जी जी एजुकेटिव मालूमाती। अंदाज में जी जी किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बन रहे, बल्कि हम ये चाहते हैं कि आपके नाजरीन इस इशू को समझें, पहली रेजोल्यूशंस को, कि पहली रेजोल्यूशन हुई। अच्छा, वहां प्लेबिसिट किसके दरमियान होगा? क्योंकि पाकिस्तान को तो कहा गया कि आपने विड्रॉ करना है, वेयर एज के इंडियन आर्मी जो है वो वहां मौजूद थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कायम हो चुकी थी, जिसमें शेख अब्दुल्ला जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, और यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और सदर रियासत उस वक्त जो है वो महाराजा हरि सिंह के जो फर्जंद थे, डॉक्टर करण सिंह, वो सदर रियासत थे। तो उस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो बाद अज़ां और जो ट्रूस एग्रीमेंट है, मैं ये कहता हूं कि इन रेजोल्यूशंस के हवाले से कोई भी डिस्प्यूट आप क्रिएट कर सकते हैं, जी लेकिन ट्रूस एग्रीमेंट जो है जिसमें मेथडोलॉजी दी गई है कि ये सब कुछ कैसे होगा, क्या क्या मराहिल इसमें तय होने हैं, जी तो लिहाजा वो एक मुतफिका डॉक्यूमेंट है मेथड्स पे कि प्लेबिसेट होगा कैसे, उसमें ये जो एरियाज पाकिस्तान के जेर इंतजाम है या जेर कब्जा है, जी इनकी क्या पोजीशन होगी, और वो एरियाज जिनके अंदर इंडियन आर्मी मौजूद है, उन इलाकों की पोजीशन क्या होगी, और वो जो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन है उसका क्या फेट है, यानी उसका क्या मुस्तकबिल है। क्या यूनाइटेड नेशंस ने जो महाराजा हरि सिंह की जो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन विद इंडिया थी उसको एक्सेप्ट कर लिया या उसको रिजेक्ट कर लिया? दूसरी बात यह है कि इंडिया के क्लेम को एक्सेप्ट किया या इंडिया के क्लेम को रिजेक्ट किया? ये चीजें मैं समझता हूं कि आज के मौजू हमारा जो है वो ये है कि इन करारदादों की रोशनी में हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रोल को भी देखना है, और वो जो ट्रीटी हुई उस ट्रीटी को भी देखना है। और उसकी इब्तदा जो है वो इस रेजोल्यूशन से, जिसको 20 जनवरी 1948 की पहली रेजोल्यूशन कश्मीर पे, और जो मीटिंग थी, यानी जो 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 रेजोल्यूशंस थी, इसको 39 रेजोल्यूशंस कहते हैं। जी जाहिर है इससे पहले मुख्तलिफ मौजूआत पे पहले भी रेजोल्यूशन हुई होंगी, तो लिहाजा ये जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो डिबेट हुई, डिस्कशन हुई,
और इसको जो रेजोल्यूशन नंबर दिया गया वो 39 दिया गया। इसका टाइटल रेजोल्यूशन 39। यहाँ प्लेबिससिट का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया कि इंडिया का क्लेम यह था कि चूंकि महाराजा हरि सिंह जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड था, और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ने रियासत जम्मू कश्मीर का इलाक जो है वो ट्रीटी जो है वो हिंदुस्तान के साथ कर दी है, लिहाजा अब ये रियासत जो है वो हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, जिस पे पाकिस्तान ने इसको जोर जबरदस्ती से इस पे कब्जा करने की कोशिश की है, और जिसकी वजह से हजारों लोग मारे गए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं, और एक बदतरीन किस्म की अनारकी उस खिते के अंदर पैदा करने की कोशिश की है पाकिस्तान की जानब से। लिहाजा ये रियासत अब जो है वो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के तहत ये हमारी रियासत है। इट वाज ये इंडिया का ये इंडिया का क्लेम था। क्लेम था जब है वो ये अपना केस लेके तो यूनाइटेड नेशन में गए। इसीलिए ये यानी कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर के कजिए को एज इंडिपेंडेंटली टाइटलमेंट नहीं मिली, बल्कि इसकी टाइटलमेंट जो है वो है इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन, डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान क्वेश्चन। पार्शली इंडिया के क्लेम को एक्सेप्ट किया गया। क्यों किया गया? क्यों नहीं, बल्कि कैसे किया गया कि पाकिस्तान को कहा गया कि आपने फोर्थ विथ विड्रॉ होना है, और जो एरियाज, जाहिर है ये तो मैं पूरी करारदादों का, लेकिन ये तो बड़ी डिबेट थी, इसमें डिस्कशंस थी। सवाल ये पैदा होता था कि अगर पाकिस्तान विड्रॉ करेगा तो ये वापस क्या, क्योंकि उस वक्त श्रीनगर की जो अथॉरिटी थी या श्रीनगर में गवर्नमेंट जो फुल फ्लैज गवर्नमेंट थी वो कायम हुई थी, तो लिहाजा यहां भी, जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, यहां भी एक गवर्नमेंट आएंगी जिसमें दो मुख्तलिफ डेट्स हैं। एक तो वो डेट्स हैं जिसको 4 अक्टूबर कहते हैं, जिसे जमहूरिया कश्मीर भी लोग कहते हैं, यानी डिक्लेरेशन जो 4 अक्टूबर को आया वो बेसिकली जमहूरिया कश्मीर के हवाले से आया, और दूसरी जो जो इसकी रीऑर्गेनाइजेशन हुई वो 24 अक्टूबर को हुई, जहां जो इसका पहला जो प्रेसिडेंट बना वो सरदार इब्राहिम साहब बने, और उसके साथ एक कैबिनेट है जो है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आया रियासत जम्मू कश्मीर इन रेजोल्यूशन के मुताबिक मतलब डिवाइडेड रहेगा, या ये एक जिस तरह माजी में ये एक वन पॉलिटिकल इंटिटी थी, ये इंटिटी रहेगी। तो उस हवाले से ये है कि श्रीनगर गवर्नमेंट को बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट को के तस्लीम किया गया, और इंडिया के रोल को भी तस्लीम किया गया, जिसमें यह कहा गया कि इंडियन आर्मी का एक बल्क लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस को मेंटेन करने के लिए मौजूद रहेगा, वेयर एज के पाकिस्तान को कहा गया कि आपने रियासत को वापस विड्रॉ होना है, और अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड नेशंस वो इलाके जिसको पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है, यहां लोकल अथॉरिटीज कायम की जाएगी, और जो प्लेबिससिट होगा वो किस चीज के दरमियान होगा? वो होगा लोगों का, यानी आया रियासत जम्मू कश्मीर के लोग ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को तस्लीम करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं। इट वाज द प्लेबिससिट बिटवीन द ट्रीटी ऑफ एक्सेशन एंड द बिफोर 1947 की जो पोजीशन है उसको रेस्टोर करते हैं, और यकीनन जो है वो ये तो मैं आपको बहुत ही मुख्तसर, इस पे तो घंटों डिबेटें चली हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़, इंडिया का मौक़िफ़, फिर दीगर लोगों का मौक़िफ़, लेकिन मैं उसका आपको क्रक्स बता रहा हूं, और उस क्रक्स के मुताबिक ये रेजोल्यूशन पास हुई, और इस रेजोल्यूशन के मुताबिक जो है वो ये था कि इंडिया के जो मौक़िफ़ था उसको पार्शली एक्सेप्ट कर लिया गया, और ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को भी पार्शली एक्सेप्ट कर लिया गया, और पाकिस्तान के जो लोकस स्टैंडाई को नहीं माना गया, और ये कहा गया कि पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू विद द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, और पाकिस्तान जो है इसका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, लिहाजा इसने जो है वो इसको विड्रॉ करना, और पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ भी
यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये नहीं था कि रियासत जम्मू कश्मीर कोई हमारी रियासत है या इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कोई इसलिए नहीं था कि एक तो यह है कि पाकिस्तान ने महाराजा हरि सिंह के साथ जो है वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो जो माजी के अंदर इस खिते के साथ, यानी जो मगरबी पाकिस्तान है, अब जो 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 उस वक्त तो जाहिर है पंजाब था या मुख्तलिफ प्रोविंसेस थे, लेकिन जो तजारती जो कुदरती रास्ते हैं वो रास्ते उसी तरह बाहर रहेंगे, यानी कम्युनिकेशन के वो जराए उसी तरह रहेंगे। और इसी तरीके से जो पानी का बहाव है, यानी रियासत जम्मू कश्मीर से जो पाकिस्तान की तरफ जितने भी रूट्स हैं, चाहे वो पानी के हैं या लोगों की आमदोरफ्त के हैं या जराए रस्र और साइल के हैं, वो एज इट इज रहेंगे और किसी का भी कोई क्लेम एक दूसरे के खिते पे नहीं रहेगा। ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की वो थी जो इस वॉर से पहले, यानी 1947 को, यानी 22 अक्टूबर से पहले जो पाकिस्तान की और रियासत जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन थी, लीगल पोजीशन, वो ये थी कि पाकिस्तान ने रियासत जम्मू कश्मीर के को एज सॉवरेन स्टेट रिकॉग्नाइज किया, यानी महाराजा हरि सिंह को एक लेजिटिमेट रूलर के तौर पर, और रियासत जम्मू कश्मीर ने भी पाकिस्तान को एज इंडिपेंडेंट स्टेट एक तरह का रिकॉग्नाइज करके उसके साथ पहला माइडा जो साइन किया, उस माइडे का टाइटल था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। माइदा कायमा भी उसको कहते हैं, इसको माइडा, उर्दू में माइडा कायमा, माइडा जू का तू, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का यह है कि जो माजी के अंदर जो आमदोरफ्त, रस्र और साइल और कुदरती जो जो आमदोरफ्त के रास्ते, इनमें से किसी पे भी कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। जो चल रहा था बस वैसे ही चलता रहेगा, वैसा ही चलता रहेगा, इसमें कोई मटेरियल चेंज नहीं लाई जाएगी। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ भी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने की महाराजा ने कोशिश की, लेकिन भारत ने वापस उनको जवाब दिया कि वी नीड फर्दर डिबेट एंड डिस्कशंस, लिहाजा हम अभी इस वक्त हम बहुत सारे दीगर मामलात में उलझे हुए हैं, तो ये तो हम किसी वक्त भी इसको साइन कर लेंगे डिस्कशन के नतीजे में। अभी हमारे दीगर इश्यूज जो है वो प्रायोरिटीज पे हैं, तो लिहाजा इंडिया ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट नहीं किया। अब आ जाते हैं कि आया महाराजा हरि सिंह की, यानी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क बने, दो मुल्कों के बनने की जो बुनियाद थी वो मजहब थी। चूंकि पाकिस्तान ने या मुस्लिम लीग ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया वो ये था कि मुसलमान जो है वो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज के अंदर अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, और हम समझते हैं कि हमारे माशी सियासी मफादात इस बात के मुतकाजी हैं कि हम एक सेपरेट स्टेट हो हमारी, जो जहां जो मुसलमानों का अक्सरियती एरियाज हैं। दो कौमी नजरिया वाली बात जो थी, दो कौमी नजरिया का शॉर्ट टू बी ब्रीफ है इस पे। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है समझने की वो ये है कि ये फार्मूला जिसको टू नेशन थ्योरी का फार्मूला कहते हैं, या मजहब की बुनियाद पे हिंदुस्तान का वो कौन सा एरिया था जो तकसीम हुआ, वो था ब्रिटिश इंडिया, जिस पे ताज बरतानिया यानी जो ताज बरतानिया की जो जेरे इंतजाम था बराह रास्त, जिसको डायरेक्टली सुपरवाइज करता था ताज बरतानिया, उसको कहते थे ब्रिटिश इंडिया। दूसरे इंडिया को कहते थे प्रिंसली इंडिया, यानी राजाओं और महाराजाओं का हिंदुस्तान। तो राजाओं और महाराजाओं के बारे में जो डिबेट जब चली तो उसमें दो पार्टियों के मौक़िफ़ थे, एक तो कांग्रेस का मौक़िफ़ था और एक जो है वो मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ था। कांग्रेस ये कहती थी, और चूंकि कांग्रेस के जो फाउंडिंग फादर्स थे वो पहले भी जो प्रिंसली हेड थे इनके खिलाफ अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करते रहे हैं, और वो इनको लेजिटिमेट रूलर्स नहीं मानते थे।
वो ये कहते थे कि ये रियासतें जो है वो दरअसल हिंदुस्तान की रियासतें हैं, और हिंदुस्तान ने अंग्रेजों ने अपनी कन्वीनियंस के तहत कुछ प्रिंस पैदा किए हैं और उनको हुक्मरानी दी है। लिहाजा इन रियासतों का जो मुस्तकबिल है, उसके मुस्तकबिल का फैसला जो है वो वहां के अवाम को करना चाहिए। मुस्लिम लीग का मौकफ ये था कि नहीं, ये अख्तियार जो है वो इन रियासतों के जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं वो करें। वो चाहें तो हिंदुस्तान के साथ शामिल हों, चाहे तो पाकिस्तान के साथ शामिल हों, चाहे तो आजाद और खुद मुख्तार रहें। और अंग्रेज जो है वो भी कांग्रेस के इस नुक्ता नजर को कि इसके लिए रेफरेंडम करवाया जाए, वो रेफरेंडम के हक में नहीं थे, बल्कि उन्होंने भी पलड़ा जो है वो प्रिंसली स्टेट्स के हद के में डाल दिया, और ये कहा कि नहीं, ये अमल चूंकि बहुत पेचीदा हो जाएगा, तो लिहाजा ये अख्तियार जो है वो रियासतों के राजाओं और महाराजाओं का है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो मुस्लिम लीग का मौकफ था उसको अंग्रेजों ने तस्लीम किया, और अल्टीमेटली कांग्रेस ने भी इस पे यानी यूं समझें कि इस आर्गुमेंट के आगे जो है वो सरेंडर कर दिया और कहा ठीक है जी, ये राजाओं और महाराजाओं का ये अख्तियार है। और उस अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे राजाओं ने अपनी रियासतों का इडगाम या इलाक हिंदुस्तान से किया, और कुछ ने पाकिस्तान के साथ भी किया। रियासत जम्मू कश्मीर ने ना तो हिंदुस्तान के साथ इलाक किया ना पाकिस्तान के साथ, और महाराजा कश्मीर के यानी रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में अमूमी तौर पर यह ख्याल किया जाता है, और मुहक्किकीन भी इस बात पे मुतफिक हैं कि महाराजा दरअसल रियासत जम्मू कश्मीर को ना पाकिस्तान के साथ शामिल करना चाहता था और ना हिंदुस्तान के साथ, बल्कि उसकी ये थी कि हम अपनी रियासत को आज़ाद और खुद मुख्तार रखेंगे, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ जो है वो हमें अपने कॉर्डियल रिलेशनशिप कायम करेंगे, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ अच्छे हमसायों की तरह रहेंगे, और एक दूसरे की तामीर और तरक्की में, एक दूसरे की फलाह बहबूद में तावन करेंगे। और जाहिर है कि जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करने का भी मकसद जो है वो यही था कि ताकि एक तरह का पैगाम रियासत जम्मू कश्मीर की तरफ से चला जाए कि हम हिंदुस्तान या पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म का कोई बोझ, कोई अनाद नहीं रखते, और ना ही किसी किस्म की इनके बारे में हमारी कोई बैड इंटेंशंस है, बल्कि हम अपने पड़ोसियों के साथ, दो नए मुल्कों के मार्ज वजूद में आने के साथ इनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करेंगे। लेकिन यहाँ जो है वो तारीख दान जो है या मुख्तलिफ मुहक्किकीन ये कहते हैं कि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग अपने फैसलों में कोई बहुत ज्यादा आजाद भी नहीं थी। इसमें अंग्रेजों का अपना मफाद भी था, और कई लोग जो आज भी आप अगर एक पाकिस्तानी मुहक्किक हैं, तारीख दान हैं, डॉक्टर इश्तियाक अहमद, जिन्होंने किताब लिखी है, और वो ये उनका भी ये दावा है, और भी कई लोग ऐसे हैं, और शवाहिद भी ये कहते हैं कि ताज बरतानिया बरने से पहली बात यह है कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। वो ये नहीं समझते थे कि अल्टीमेटली कोई ऐसे हालात पैदा होंगे कि उन्हें हिंदुस्तान से जो है वो बेदखल होंगे, उनको इनखला करना पड़ेगा। लेकिन जिस वक्त उन्होंने इनखला का फैसला किया तो उस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये था, चूंकि उस वक्त बरतानिया जो है वो एक कॉलोनियल पावर थी, और कॉलोनियल पावर के जो अपने उस खित्ते के अंदर इंटरेस्ट थे वो ये सोचते थे कि अपने उन इंटरेस्ट को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। चूंकि तसादम उस वक्त जो है, अगर आप दूसरी जंग अजीम में देखें तो बज़ाहिर तो जंग जो है वो हुई है जर्मनी और रेस्ट ऑफ द यूरोप के दरमियान, और रशिया
और बरतानिया या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये इत्तेहादी थे। और अल्टीमेटली जो जंग, जिस जंग ने, यानी आप कह सकते हैं कि जब पूरा पासा ही पलट गया दूसरी जंग अजीम का, वो मुल्क जो 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 फातेह अपने आप को समेटा था, वो बदतरीन इबरतनाक शिकस्त से दो चार हुआ जर्मनी। वो जब जंग जो है वो सोवियत यूनियन और जर्मनी के दरमियान हुई, और अल्टीमेटली बहुत सारी जो मशरकी यूरोप की जो कंट्रीज थी, पोलैंड से लेके, तो आप ये कह सकते हैं कि आधे से ज्यादा जर्मनी पे भी सोवियत अफवाज आ गई, और उन्होंने जो 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 जर्मनी नाजी जर्मनी था, या जिसको हिटलर का जर्मनी था, उसको दो दो हिस्सों में भी तकसीम कर दिया। और एक यानी फतह मंदी का आप ये कह सकते हैं कि सेरा सोवियत यूनियन के चला गया। लेकिन सोवियत यूनियन को, ये जो जिसको कहते हैं सरमायादार दुनिया, ये इसको हमेशा अपने लिए खतरा समझते थे। और जितनी भी दुनिया के अंदर तब्दीलियां या अलाइनमेंट हुई, जैसे जैसे आप वार्सा पैक्ट ले लें, सीटो और सेंटो का क्या, तो ये सारे सोवियत स्पेसिफिक थे। और उसमें जो है वो उस वक्त की जो कॉलोनियल पावर्स थी, वो हर खित्ते के अंदर अपने मफादात के ताबे अलाइनमेंट करते थे, मायदे करते थे, और मुख्तलिफ जगहों पे जो है चीज़ों को जो है वो उसी तरीके से अरेंज करते थे जिससे कि उनके अपने मफादात जो है वो प्रोटेक्ट हो। अब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क बन गए, तो पाकिस्तान के अंदर गवर्नर जनरल जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना बने। लेकिन हिंदुस्तान ने, यानी कांग्रेस पार्टी ने लॉर्ड माउंटबेटन को ये कहा कि जब तक के हमारे बहुत सारे जो अमूमी मिसाइल हैं, आप एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आप काम करें, हम आपके तजर्बों से इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं, बाकी जो गवर्नेंस है उसको हम ठीक करेंगे, जो इंटरनल मैटर्स हैं। तो लिहाजा जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनकी दो हैसियतें थी। एक हैसियत उनकी जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की थी, और एक वो ताजे बरतानिया के नुमाइंदे थे, और जितने भी उमूर उस खिते के अंदर थे उनको लुक आफ्टर करते थे। तो ये तारीख का हिस्सा है। और खुद लॉर्ड माउंटबेटन की जो बीवी थी, उन्होंने किताब लिखी है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, और उसमें उन्होंने वो चैप्टर जो खास करके महाराजा हरि सिंह के साथ जो नेगोशिएशंस हुई, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा हरि सिंह को ये कहा कि जनाब आप जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर का इलाक जो है या पाकिस्तान से करें या इंडिया से करें। अगर आप पाकिस्तान से करेंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि हिंदुस्तान को कोई एतराज नहीं होगा, और अगर आप हिंदुस्तान से करेंगे तो मैं गारंटी करता हूं पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन ताजे बरतानिया ये चाहता है कि रियासत जम्मू कश्मीर का हुक्मरान इसको आजाद और खुद मुख्तार नाम डिक्लेयर करे। वेयर एज के जो जो इंडिपेंडेंट एक्ट था 35 का, और फिर बाद अजान जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो रेजोल्यूशन थी, पार्टीशन प्लान, उसमें बहुत वाज़ेह वाशगाफ दो टोक के अल्फाज में कहा गया था कि रियासतों के का मुस्तकबल का फैसला जो है वो वहां के हेड करेंगे। लिहाजा ये तो महाराजा हरि सिंह का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था कि वो हलाक करे या इंडिपेंडेंट के ऑप्शंस को ऑप्ट करे, और इसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई एम्बिगिटी नहीं थी। अगर आप ये देखें कि कई रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इलाक किया, पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट किया, कई रियासतों ने नहीं किया, उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। मसलन रियासत जूनागढ़ ने पाकिस्तान से जो एग्रीमेंट किया, तो पाकिस्तान ने उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया, और हैदराबाद ने जो फैसला किया उसको भी पाकिस्तान ने तस्लीम किया। तो सो दैट पाकिस्तान के या इंडिया के नजदीक ये कोई एम्बिगिटी नहीं थी कि ये राइट रियासतों के राजाओं और महाराजाओं को नहीं है।
अलबत्ता ताजे बरतानिया अपने मफाद में चाहता था कि जो जैसे श्रीलंका जो 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 नेपाल था, नेपाल भी एक प्रिंसली स्टेट थी, भूटान भी एक प्रिंसली स्टेट थी, बेशुमार रियासतें ऐसी थी जो प्रिंसली स्टेट थी, लेकिन बरतानिया ने उनको आजाद और खुद मुख्तार होने के लिए यानी राह हमवार की, उनको ये तरगीब दी। हालांकि अगर आप देखें तो जो नेपाल था, नेपाल की तकरीबन जो है वो अबव 90% आबादी जो है वो हिंदू है, लेकिन वो एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क है। तो यहां महाराजा जो लॉर्ड माउंटबेटन है उसने कहा कि जी आप ताज बरतानिया ये चाहता है कि आप रियासत जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट ना करें। पहले तो महाराजा ने भी आर्गुमेंट किया। दूसरी जो बात उन्होंने कहा कि नहीं जी आपने मैं ये दौरा कर रहा हूं, ये फाइनल दौरा है और ये जो है इसमें आपको फैसला, अपने फैसले से मुझे आगाह करना है। महाराजा ने पहले आर्गू किया और इट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। कई लोग हैं जो अपने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की वजह से इन चीजों को छुपाते हैं, क्योंकि वो या तो इंडिया के सोवरेन इंटरेस्ट को सर्व करना चाहते हैं या पाकिस्तान के सोवरेन इंटरेस्ट को। और उनको जब मसला कश्मीर की कोई डिबेट तारीख के तनाजर में होती है, जो उसकी जूरिस्प्रूडेंस के तनाजर में होती है, तो वो इस तरह की डिबेट्स को पसंद नहीं करते और वो ये समझते हैं कि ये चैप्टर हैज बीन क्लोज्ड। और कहीं ना कहीं दोनों हुकूमतें, हिंदुस्तान की हुकूमत भी और पाकिस्तान की हुकूमत भी, के जो कुछ हमारे पास आ गया है इस पे तो अब मतलब यह है कि जो है ना इसमें से तो कोई हिस्सा हम खोए ना। अलबत्ता दोनों कोशिश कर रहे हैं कि कोई छोटा मोटा मतलब यह है कि जो है ना वो अगर मिल जाए तो उसमें बुराई कोई नहीं है। तो नतीजा ये है कि लॉर्ड माउंटबेटन को जो महाराजा ने आर्गू किया, उसने कहा कि देखिए रियासत जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन है वो इस बात का तकाजा लिए हुए है कि हमें किसी भी फैसले पे पहुंचने, अगर हमने हलाक का फैसला करना है तो उसके लिए जो है वो एक कंसेंसस बिल्ड करना है, क्योंकि हमारे एक प्रोविंस के अंदर हिंदू मेजोरिटी है, एक प्रोविंस के अंदर बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, एक प्रोविंस के अंदर जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी है। तो ये जो है वो जो तकसीम बर्र सगीर को आपने यानी ब्रिटिश इंडिया को आपने दो मजहबों की बुनियाद पे और जहां जहां जिसकी मेजोरिटी थी उसको तकसीम कर दिया, ये फार्मूला जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर पे पहली बात यह है कि लागू नहीं होता। इससे ये रियासत जो है वो एज रियासत किसी के साथ भी इलाक करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इसकी डेमोग्राफिक कंपोजिशन जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। और चूंकि पंजाब में तहसीलों तक गांव तक तकसीम हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आप यूनिफाइड कोई फार्मूला कैसे लगा सकते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि इसके लिए मुझे जो मुसलमान लीडर हैं, जो हिंदू लीडर्स हैं, जो बुद्ध लीडर्स हैं, इन लीडरों के दरमियान जो है वो एक हमांगी बिल्ड करनी है, नेगोशिएशन करनी है कि अगर हमने ये फैसला किया, क्योंकि इंडिपेंडेंट पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है जी, अगर इख्तलाफ है या पैदा होगा तो वो होगा हिंदुस्तान के साथ शामिलियत पे मुसलमानों को और पाकिस्तान के साथ शामिलियत पे हिंदुओं को या बुद्धों को। तो लिहाजा हमें टाइम चाहिए और उस टाइम के अंदर हम एक रिजनेबल डिसीजंस करेंगे जो हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों के वसीतर मफाद में होगा। और उस वक्त तक हमने ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर रहे हैं और अच्छे ताल्लुकात के हैं, और रियासत जम्मू कश्मीर का कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की किसी सॉवरेंटी को मुतासर करता हो या वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करता हो। हमारी जो बॉर्डर्स मिलती है उन बॉर्डर्स पे हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है। ये चीजें मैं चूंकि इस करारदाद को और आगे रियासत जम्मू कश्मीर के इशू को समझने के लिए इस नेगोशिएशन को भी समझना बहुत जरूरी है। और दूसरे दिनों लॉर्ड माउंटबेटन ने ये सब कुछ सुना, लेकिन इसके बावजूद उनका एम्फेसिस, उनका जोर इस बात पे रहा कि नहीं जनाब आपने फैसला तो हलाक पे ही करना है, और लिहाजा ये है कि ये इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू मैनेज द पीपल।
आपने एज एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ये डिसीजन करना है, और कल यानी दूसरे दिन आपने मुझे अपने फैसले से आगाह करना है। तारीख गवाह है कि दूसरी मीटिंग भी नहीं हुई, और महाराजा ने जो है वो कोई उनको कोई जवाब नहीं दिया कि मैं हिंदुस्तान या पाकिस्तान, यानी अपनी किसी इस तरह की इंटेंशन का इजहार नहीं किया कि वो हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन करना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। महाराजा जिस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो वहां से चले गए, तो आपको ये याद होना चाहिए, मुझे इस वक्त नाम उनका भूल रहा है, ये जो खैबर पख्तूनख्वा है इसको उस वक्त NWFP सरहदी सूबा कहते थे। जी 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 जी। सरहदी, अच्छा, सरहदी सूबे का जो गवर्नर था वो भी एक अंग्रेज था, और जिस वक्त उसको कहा गया कि अब रियासत जम्मू कश्मीर के वो एरियाज जो जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हैं, इन एरियाज को पाकिस्तान के साथ एनेक्स करने के लिए मुसल्ला जत्थे भेजने हैं, तो उन्होंने रिफ्यूज किया। और उस वक्त जो मुंतखब हुकूमत थी वो डॉक्टर खान, जो जो जी जो सरहद में खान खान अब्दुल गफ्फार खान के जो भाई थे, बड़े वो भाई। वजीर आला थे। नतीजा ये है कि उन गवर्नर साहब को जो है वो हटा के तो दूसरा गवर्नर मुकर्रर किया गया जिसका नाम था जॉर्ज कैनिंगम। जी और ये भी पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, और आपके नाजरीन की दिलचस्पी के लिए कि जिस वक्त है वो आए तो उस वक्त का प्रोटोकॉल ये होता था कि जो चीफ सेक्रेटरी होता था सूबे का, अब वो उनको रिसीव करता था वो एयरपोर्ट। रिसीव करता था जहाज से। लेकिन जो वजीर आला होता था वो गवर्नर को एयरपोर्ट पे यानी बाहर, तो ये दो लेयर्स होती थी। एक प्रोटोकॉल ये था कि चीफ सेक्रेटरी जहाज में जाके उनको ले आता था, लेके आता था जी। और बाहर जो उसको इस्तकबाल करते थे वो होता था सूबे का वजीर आला, चीफ वजीर मिनिस्टर। आला। चीफ मिनिस्टर। तो जब चीफ सेक्रेटरी जो है खैबर पख्तूनख्वा जहाज के अंदर गए, तो बजाय कोई अलग स्लैक होने के, कोई चीज और पूछने के, जो पहला सवाल किया चीफ सेक्रेटरी से वो ये किया कि क्या डॉक्टर खान बाहर आए हैं। तो उसने कहा जी चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो बाहर आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। तो उन्होंने अपनी जेब से एक पेपर निकाला और उस पर दस्तखत करके ये कहा कि जाएं जाके डॉक्टर खान को दें कि उनकी हुकूमत को डिसमिस किया जाता। इट इज द हिस्ट्री कि सबसे पहले एक गवर्नर, अंग्रेज गवर्नर ने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस किया जहाज में बैठ के। और जिना साहब के जो है वो डिसक्रेडिट में ये बात आती है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को इन हिज प्रेजेंस, अंडर हिज रूल, एक अंग्रेज गवर्नर ने उसको डिसमिस किया, और वो इस पे कोई रिएक्शन नहीं दे सके, कोई उन्होंने इस पे एहतजाज नहीं किया, या उस गवर्नमेंट को री इंस्टेट या गवर्नर से कोई सरजनश नहीं की गई। तो इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि जिना साहब जो है वो अगरचे गवर्नर जनरल थे, लेकिन वो अपने अख्तियारात का के इस्तेमाल में उतने ही बेबस थे जितने आज पाकिस्तान के सिविलियन प्राइम मिनिस्टर या जो दीगर सिविलियन अहदेदार होते हैं वो हैं। नतीजा यह है कि वो हुकूमत खत्म हो गई, और वजीर आला जो है इट वॉज अगेन, इट वॉज नॉट जिना, ये जो है वो जॉर्ज कैनिंगम गवर्नर था जिसने के खान अब्दुल कयूम खान को वजीर आला नामजद किया और उससे हल्फ लिया। और मरकजी हुकूमत की उसको कोई तहईद व हमायत हासिल नहीं थी। और कहते हैं कि जिना साहब खान अब्दुल कयूम खान को ज्यादा पसंद भी नहीं करते थे, हालांकि वो काफी पुराने मुस्लिम लीगी थे। और जिना के अपने दौर में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी जो मुखालफत थी वो खदाई खिदमतगारों से थी। लेकिन लेकिन वो फिर भी जो है वो इनको इतना पसंद नहीं करते थे, बावजूद इसके कि ये मुस्लिम लीगी थे। बहरहाल ये जुमला मुतरज़ा हो सकता है, शायद कई लोग ले आए कि वो जिना साहब जो है वो खान अब्दुल कयूम खान से बहुत लव करते थे। खान अब्दुल कयूम खान की दो हैसियतें थी। एक तो उनको कश्मीरी और नजात समझा जाता था कि ये
रियासत जम्मू कश्मीर के किसी हिस्से से माइग्रेट होके तो पेशावर में आबाद थे। जी और आजाद कश्मीर का जो पहला जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस बना, वो इनका छोटा भाई खान अब्दुल हमीद खान, जो बाद आजम प्राइम मिनिस्टर जी ऑफ जी जी। इंडिया बना। ये माजिद खान के दादा। हाँ, माजद खान के दादा। तो जैसे दादा थे ऐसे ही मतलब यह कि जो है ना वो पोते भी निकले हैं। तो वो जनाब है, ये हुआ कि उसके बाद ये रिकॉर्ड पे है। और खान अब्दुल वली खान की किताब जो फैक्ट्स आर सेक्रेट या फैक्ट्स आर फैक्ट्स, जो उन्होंने जी किताब लिखी है, उसमें इन लोगों की जो इसके अहम किरदार थे उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। उस किताब को पढ़ा जा सकता है। और वो मैं समझता हूँ कि जो सियासत के तालिब इल्म हैं उन्हें वो किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। और उससे आपको अंग्रेज़ों का जो रोल आपको समझ में आएगा कि बरतानिया जो है वो वहाँ किस तरह छोटी छोटी चीजों को भी मैनेज करने में दिलचस्पी रखता था। तो इन्होंने जो है वो गवर्नर साहब ने सबसे पहले जो है वो मीटिंग की। खान अब्दुल कयूम खान, पीर मंकी, मेजर खुर्शीद अनवर और चंद जो है वो जो कबायली सरदार थे उनके साथ। और सबसे पहले उनके साथ ये प्लान डिस्कस किया गया, जिसको कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर को बजौर ताकत जो है वो पाकिस्तान के साथ एनेक्स करना। अगरचे बहुत सारी बातें ज़बानी हैं जिनका कहीं लिखा हुआ कोई तहरीरी वो नहीं है। लेकिन एक कहते हैं कि इस माहिदे की जो सबसे बुरी शिक थी वो ये थी कि कबाइलियों से ये वादा किया गया, जिसमें आफरीदी थे, वजीरी थे, मसूदी थे, शिनवारी वगैरह जी। कि आप रियासत जम्मू कश्मीर की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो आपकी है। यानी वो लोग जो जो कश्मीर में लड़ाई की गर्ज से जाएंगे, सारी मूवेबल प्रॉपर्टी उनकी होगी। और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो पाकिस्तान की होगी। यानी जमीन जो है या जमीनी जो वसाइल हैं, पहाड़, दरिया, जमीन है, खेत, ये पाकिस्तान के होंगे। बाकी किसी की जेब में पैसा है, किसी के घर में सोना है, किसी के घर में चांदी है, बाकी चीजें सारी या उन। या इंसान हैं जिनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, ये उनको अख्तियार दिया गया कि इट इज योर्स। और फिर ये तो अब कोई मतलब यह है कि जो एक वाइट वॉल है मैनचेस्टर के पुराने जो है, वो आर्मी ऑफिसर्स भी थे और साथ में उनकी दूसरी हैसियत ये थी कि जो हॉस्पिटल, जो क्रिश्चियन मिशनरी हॉस्पिटल था बारामूला के अंदर, तो उसमें भी वो वॉलंटियरली काम करते थे। तो उन्होंने भी लिखा कि किस तरह जो है वो लूटमार और किस कदर जो है ना कत्लो गारत गरी हुई। और उसने कहा कि मेरी आंखों के सामने उस हॉस्पिटल के अंदर जो मरीज थे, उन मरीजों को अगर किसी कोई औरत थी उसके कान में कोई जेवर था या गर्दन गले में था, तो उसकी गर्दन जद नहीं कर दी गई, उसका कान काट के उससे जेवर ले लिया गया। खींचा गया वो जेवर, खींचे और गए। हत्ता के उनको जो है वो जो उनके नीचे जो मैट्रेस पड़े हुए थे उनको भी उठा के ट्रकों में लाद के, और ये सिलसिला जो है वो कई दिनों तक जो है ना वो जारी रहा। यानी इस लूट मार का पहले मुजफ्फराबाद, फिर चकोठी, चनारी और ये पूरा एरिया। और इसमें जो है वो औरतें बच्चे भी अगवा हो गए, बूढ़े लोग मारे गए, कई लोग कत्ल हुए, जिन्होंने मजामत की वो भी ब्रूटली किल्ड हुए। नतीजा ये है कि इसमें एक पोर्शन जो है वो ये है कि ब्रिटिश जो चाहते थे कि जियो पोलिटिकली जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं दैट शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाई लिस्ट। अब लाइलिज्म क्या है? लाइलिज्म, हम ये नहीं कहते कि पूरी मुस्लिम लीग जो है वो कोई लाइलिस्टों की पार्टी थी, लेकिन जो जो तारीख बताती है कि जितने भी जागीरदार थे, जितने भी नवाब थे, ये सब अंग्रेजों के वफादार थे।
और इन्होंने फक्तन व फक्तन अंग्रेजों के लिए जो है वो अपने मकामी लोगों की बगावतों को कुचलने के लिए हमेशा इनकी सर्विसेज जो है वो ब्रिटिश को अवेलेबल रही है। और आज भी अगर आप पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जो ट्राइब्स के जो चीफ रहे हैं उनकी अगर कहानियां पढ़ें, चाहे वो मुल्तान वाले हों, चाहे वो जंग वाले हों, जब तो उनकी ब्रुटलिटी जो है वो मखदूम और अंग्रेजों के हक में, अंग्रेजों के खिलाफ बागियों को कुचलने में जिस तरह का इन्होंने रोल प्ले किया, ये जो सो कॉल्ड पीर और जागीरदार थे। और दूसरी बात ये थी कि मुस्लिम लीग जो है इसके हमेशा कोर्डियल रिलेशनशिप जो है वो बरतानिया के साथ रहे। और मैं नहीं कहता हूं कि कोर्डियल रिलेशनशिप नहीं होने चाहिए थे, लेकिन वो ज्यादा कांग्रेस की निस्बत मुस्लिम लीग पे ज्यादा भरोसा करता था अंग्रेज, क्योंकि कांग्रेस की जो आइडियल्स थी या जो उसका जो मैनिफेस्टो था, जो उसके फाउंडिंग मेंबर्स थे, यानी जो जो रहनुमा थे, वो उस वक्त जो है वो सोशलिस्ट कैंप की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड थे। और इट इज विटनेस टू द हिस्ट्री कि वहां दिल्ली की गलियों में ये बहुत नारे आम थे। जब चाइना के अंदर जो है वो कम्युनिस्ट इनकलाब बर्पा हुआ तो इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी के बैनर तले ये बड़े नारे आम थे, हिंद चीनी भाई भाई। और सोवियत यूनियन के साथ तो पहले से ही जो है ना वो कांग्रेस के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। यानी आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का और बरतानिया का सिर्फ एक वाहिद इस्तिस्ना है अच्छे ताल्लुकात का कि जिस वक्त दूसरी जंग अजीम के मौके पे जब बरतानिया को मैन पावर की जरूरत पड़ी और इधर हिंदुस्तान के अंदर जो है वो अंग्रेजों की मसनूआत के बाइकाट की मुहिम चली हुई थी, और यहाँ लोग आजादी की बात कर रहे थे, और इसमें कांग्रेस के जो 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 चंद्र बोस थे वो इंटरनेशनली लॉबिंग कर रहे थे, और उन सारे फौजियों को जो जो हिंदुस्तानी नैयार थे उनको कलेक्ट कर रहे थे कि हम बतौर ताकत बरतानिया को जो है वो बरसगीर से बेदखल करके अपनी आजादी को मुमकिन बनाएं। उस मौके पे बरतानिया ने अपील की कि हमें मैन पावर की जरूरत है, लिहाजा हिंदुस्तान के लोग जो है वो हमारी फौज में भर्ती हों। तो चूंकि एक तरफ बाइकाट की मूवमेंट थी, तो पहली दफा कांग्रेस में ये डिबेट चली कि आया बरतानिया की इस अपील पे मुस्बत जवाब दिया जाए या इसको रिजेक्ट किया जाए। और बहुत सारे जो कांग्रेस के रहनुमा थे, इट इज अगेन पार्ट ऑफ हिस्ट्री, बहुत सारे जो रहनुमा थे वो ये कहते थे कि हमें तो जर्मनी का साथ देना चाहिए, हमें तो जापान का साथ देना चाहिए, बरतानिया ने तो हम पे कब्जा किया हुआ है, लिहाजा एक काबज के खिलाफ जिसने हमें कॉलोनाइज किया हुआ है उसके खिलाफ हमें तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करके उसको इबरतनाक शिकस्त से दो चार करना चाहिए। लेकिन जो अबुल कलाम आजाद और चंद लोग जो थे वो ये समझते थे कि इस मुतालबे पे संजीदगी से गौर किया जाना चाहिए और जज्बाती नारों के बजाय इसके रिपरकशंस पे गौर किया जाना चाहिए। और अगर बरतानिया जो है वो हमसे एग्रीमेंट करे कि जंग के खात्मे के बाद वो हिंदुस्तान को आज़ादी दे देगा, तो हमें बरतानिया की मदद करनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो मेजॉरिटी व्यू था अमंग द कांग्रेस पार्टी वो जो है वो बरतानिया के हक में नहीं था। लेकिन जिस शख्स ने उस सारी मुखालफत को, उन सारे जज्बात को टर्न किया, वो था जवाहरलाल नेहरू, जिसने आके बहस को यहां सिमटा दिया कि इस वक्त सवाल हमारी आजादी का नहीं है, इस वक्त हिंदुस्तानियों के लिए यह सवाल सबसे अहम होना चाहिए कि हम जमहूरियतों के साथ खड़े हैं या फाशिज्म के साथ खड़े हैं। ये चॉइस है हमारे दरमियान, डेमोक्रेसीज वर्सेस फाशिज्म। तो उन्होंने कहा कि आई विल सजेस्ट ऑल द इंडियंस कि दे मस्ट स्टैंड विद हिस्ट्री, स्टैंड विद डेमोक्रेसी अगेंस्ट फाशिज्म। और उसकी वजह से
जो कांग्रेस पार्टी ने पहली रेजोल्यूशंस की और लोगों से अपील की कि आप बरतानवी फौज में जो है वो भर्ती हूं। ये वह आप कह सकते हैं कि ओकेजन था जिस मौके पे बरतानिया का और कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं एक मैच हुआ। बाकी पूरी हिस्ट्री कांग्रेस के रहनुमाओं की कि उन्होंने मुख्तलिफ अदवार में कैदो बंद की, चाहे वो गांधी जी हूं, चाहे वो नेहरू हूं, चाहे वो अबुल कलाम आजाद हूं, जितने मुक्तदर कांग्रेस के लीडर्स थे बल्कि वर्करों तक ने कैदें काटी। और इट वाज ए हिस्ट्री कि मुस्लिम लीग का कोई अदना कारकुन भी ब्रिटिश के दौर में उसने थाने का मुंह नहीं देखा और ना उसने कभी कोई तो कैद। बात हमारी वो करारदाद से तो निकली थी। तो ये चूंकि देखें, बात ये है कि अगर हम सिर्फ करारदाद, हम तो वो मसवदा आजकल तो हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, जी जी जी। हम वो निकाल के वो पढ़ के भी सुना सकते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोग ग्रेजुएट हों, वो उस वक्त की इन्वायरमेंट को भी समझें, उस वक्त के नारों को भी समझें, उस वक्त की कंस्पायरेसीज को भी समझें, और अल्टीमेटली वो मसला कश्मीर को, चूंकि मसला कश्मीर को अगर आप 2 और 2 4 की बुनियाद पे समझने की कोशिश करेंगे तो वो आप नहीं समझ पाएंगे। और नतीजा ये है कि आप या तो प्रो इंडिया या प्रो पाकिस्तान, या मतलब यह है कि कम्युनल या सेकुलर, कहीं ना कहीं आपको दूसरा आपका मुखालफ जो है ना वो फिक्स करने की कोशिश करेगा। लिहाजा आपको इससे खौफजदा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबसे पहले आप ये देखें कि ये रेजोल्यूशन जो मंजूर हुई, जिसके अंदर कश्मीरियों को ये राइट दिया गया कि आपने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। मुस्तकबिल का फैसला क्या करना है कि ट्रीटी ऑफ एक्सेशन को आपने मानना है या या नहीं मानना आपने है। नहीं मानना, उसको रिजेक्ट करना है या उसको एक्सेप्ट करना है। हम और इंशाल्लाह पाकिस्तान को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने इस करारदाद को मानने के बावजूद, मैंने जैसे कहा कि मुकम्मल इस नहीं करवाया। करारदाद में ये मेंबर स्टेट्स थी, इसके अंदर ये ऑब्जर्वर स्टेट्स थी, और सभी ने जब एक रेजोल्यूशन मुतफिका तौर पे इंक्लूडिंग पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली इसको कंप्लाई नहीं किया। फिर आई दूसरी रेजोल्यूशन जिसको कहते हैं 13 अगस्त है 48 की। 1948 की, है 13 अगस्त 1948 की। जी। उस रेजोल्यूशन के भी अगर आप सारे पढ़ें तो वही था जी, आप पहले सीज फायर करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करें, और एंड क्रैक्स जो है वो यही था कि पाकिस्तान जो है, जो लोग भी लड़ाई की घर से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए वो वो विड्रॉ करें, और जो पाकिस्तान जिस पोर्शन को खाली करेगा, जिस जिस पोर्शन पे पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, तो वो अंडर द सुपरविजन जो है लोकल, अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड नेशन वहां लोकल अथॉरिटीज कायम की जाएंगी। लोकल अथॉरिटीज से मराद को गवर्नमेंट नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जो 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 ऑफिसर्स होते हैं, लाइक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है। हम और ये जो है कई लोग इसको ये भी समझते हैं कि शायद मतलब ये कि इससे उसी वक्त ये तकसीम नहीं, ये था कि अल्टीमेटली यानी जो जो जब ये करार दिया जाएगा कि तमाम इन्फिल्ट्रेटर्स विड्रॉ हो चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन हो चुकी है, इंडियन आर्मी का एक बल्क जो है, बल्क का मतलब ये होता है कि अगर फर्ज करें 50 आदमी हैं, तो जब 26 आदमी विड्रॉ हो जाएंगे और 24 आदमी उधर रहेंगे, तो देन मतलब यह कि इन द आईज ऑफ यूनाइटेड नेशन प्लेबिसेट के लिए जो है वो हालात पैदा हो गए हैं। और श्रीनगर की गवर्नमेंट जो है वो बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव, और फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मुकर्रर कौन करेगा, विद द कंसल्टेशन ऑफ श्रीनगर गवर्नमेंट एक प्लेबिसेट ऑफिसर मुकर्रर किया जाएगा जो यूएन को मतलब यह कि सारी मैनेजमेंट में जो है ना रिपोर्ट देगा या सारा उनको मालूमात सुपरवाइज करेगा। और उसमें मतलब यह है कि इंपॉर्टेंट बात यह थी कि सारे इन्फिल्ट्रेटर्स विड्रॉ और बल्क ऑफ इंडियन आर्मी विड्रॉ। तो शौकत साहब, हम अगले प्रोग्राम में ये 48 और 49 की जो है ना, इस पे भी वजाहत का अपने नाजरीन को बताएंगे। और आज दूसरी बात यह है कि आपको प्रोग्राम फिर हमारा लंबा होता है, फिर काफी कई दोस्त जो होते हैं वो थोड़े से उनको नींद भी आ जाती है, तो लेकिन बातें वो जितने भी मुझसे कहते हैं जी कि बातें आपके जो है ना शौकत साहब की बड़ी मालूमात और हमारे लिए बड़ी एक सबक आमोज है कि हमें नई नई बातें मिलती हैं। अच्छा, एक बात है जी, वो जो पाकिस्तान, अभी फिर हमारे उधर आना ही पड़ता है, हमारे जो पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है,
तो उसके बारे में एक फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। मैंने कोई ये 8-10 साल हो गए तकरीबन, 8 साल। तो वो एक अकबर अवैस साहब से, जो उनके वो बुनियादी, जिन्होंने पार्टी बनाई थी और जनरल सेक्रेटरी मेरा ख्याल कोई ऐसे रहे, वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में बताया था कि खान साहब ने और उनकी पार्टी जो जनरल सेक्रेटरी या उनके अहदेदार थे, इन्होंने कुछ ऐसे ममालिक से फंडिंग ली है या ऐसी शख्सियात से कि जिनके मफादात पाकिस्तान के अंदर, यानी उनको बाद में फेवर मिले। उसमें नाम इंडिया का भी है और यूरोपियंस भी हैं और इजराइल भी है और अरबिक भी हैं। तो 80 से ज्यादा समायत हुई हैं, लेकिन हमेशा स्टे ले लिया जाता था। 7 उसके अंदर रिट पिटिशन हुई है, 24 उसके जो है ना वो तहरीरी आर्डर हो चुके हैं, और फिर 21 जो उसकी सिक्योरिटी कमेटी थी उसने भी कहा था कि जी ये बिल्कुल सबूत वैसे ऐसे हैं। अब पीडीएम ने क्या किया कि 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च का ऐलान किया है कि इस फैसले को आप, फैसला महफूज है, सिर्फ सुनाना है। तो 6 साल से आप क्यों नहीं सुना रहे? तो हुकूमत ने हमें शनी दिया है कि इजाजत दे दी है कि आप इलेक्शन कमीशन की तरफ जा सकते हैं रैली लेके। तो अगर ये फॉरेन फंडिंग का केस जो है ये पीटीआई के अगेंस्ट आता है, तो मैंने बहुत से लोगों से राय सुनी है कि फिर तो ये पूरे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है इस पार्टी के टिकट पे, वो सारे नाअहल हो जाते हैं। आप क्या समझते हैं? आपने कानून की प्रैक्टिस भी की है, सियासत भी, और ये सारा आप जानते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसे हो सकता है? नहीं, देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि चूंकि ये मसला है फाइनेंस का जी, और इलेक्शन कमीशन के अपने रूल्स के मुताबिक हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने फाइनेंशियल जो सोर्सेज है वो देखने पड़ते हैं, वो देने पड़ते हैं। बिल्कुल। पहली लड़ाई तो मैं आपको बताऊं कि पीटीआई की अपनी अंदरूनी थी, जिसमें अकबर अवैस साहब, जी जी जी, बाबर ने, जी उसने जी, पहले पार्टी के फोरम्स पे कहा कि जो चंदा है, जो फंड्स इकट्ठे हुए हैं वो बहुत ज्यादा हैं और जो रिकॉर्ड पेश किया जा रहा है वो बहुत कम है, और उससे लगता यह है कि कुछ लोगों ने वो फंड्स प्राइवेटली इस्तेमाल कर लिए हैं, खा लिए हैं। तो सो दैट इसका पूरा हिसाब दिया जाए। पहला मुतालबा उनका जो है, वो चूंकि सेंट्रल कमेटी के मेंबर भी थे और कई दफा, बल्कि वो उसके सेक्रेटरी थे। इमरान खान साहब के घर में भी मीटिंग हुई, वहां भी बल्कि कुछ जज्बाती लोगों ने जी, उनको फिर वहां से धक्के मार के मन निकाला। तो देन वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है अप्लाई किया और ये कहा कि जो है वो जो जो जो, जो पीटीआई के जो अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन को दिए गए हैं ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि इनके अलग भी अकाउंट्स हैं, और वो सारी उसने डिटेल प्रोवाइड की। अब वो 23 अकाउंट है, 23। तो चूंकि पाकिस्तान में आपको पता ही है कि जब किसी को स्क्रूटनाइज करना हो तो फिर तो जो है वो स्टे ऑर्डर नहीं मिलता, और अगर किसी को लिंगर अराउंड करना होता है तो फिर स्टे ऑर्डर भी मिलते हैं, फिर अपीलों के राइट्स भी मिलते हैं, बहुत सारे। ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री है। और उस हिस्ट्री के तनाज़र में हमने देखा है कि कई वज़राए आज़मों को जब इक़्तिदार से बेदखल करना था तो सिर्फ लेटर ना लिखने की बुनियाद पे उनको नाअहल करार दे दिया गया, या दूसरे प्राइम मिनिस्टर को जब उसके, यानी कहाँ इन्होंने शोर शराबा किया हुआ था वो जो पानामा पेपर्स का और वो सारी चीज़ों का, एवन लेकिन फील्ड। अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बेदखल और नाअहल करार दिया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि आप अपने बेटे की एक कंपनी में मुलाजम थे और आपकी वहां तनख्वाह एक मौजूद थी। कॉन्ट्रैक्ट था, वो आपने तनख्वाह ली क्यों नहीं? तो लिहाजा ये है कि ये आप ले सकते थे, आपने नहीं लिया। लेकिन लेकिन सर एक छोटी सी बात, मैंने पढ़ा है कि नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने अपने दौरे इक़्तिदार में एज ए प्राइम मिनिस्टर वो तनख्वाह भी नहीं ली। हाँ, ये भी रिकॉर्ड का मिनिस्टर हिस्सा की है। तनख्वाह नहीं ली, तो इसका मतलब फिर वो भी केस बनता है, अभी तो वो भी फिर नाअहली हो सकती है।
तो असल चीज ये थी कि फैसला चूंकि जो ताकतवर हलके थे उन्होंने कर लिया था कि नवाज शरीफ साहब को इख्तदार से बेदखल करना है, और दौरान इख्तदार इन्होंने जो गुस्ताखियां की हैं इनकी इनको सजा देनी है, और बहुत ही इबरतनाक सजा देनी है। तो आप ये देखिए कि उनको कहा गया कि ये सादक भी नहीं रहे, ये अमीन भी नहीं रहे, महज इसलिए कि जनाब आपने वो अपने जो 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 रिटर्न थे उनमें उस तनख्वाह का जिक्र नहीं किया जो तनख्वाह आपने ली नहीं है। तो लेकिन दूसरी तरफ ये केस भी है जो 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 आज इतने दिनों से, और अल्टीमेटली पीडीएम की जो इतना बड़ा अलायंस है, उस अलायंस के लोगों को जो है ना एक मुजाहरा करना पड़ रहा है इलेक्शन कमीशन के सामने कि जी आप इसका फैसला दें। सुना दें। क्या आता है क्या नहीं आता ये तो मेरे ख्याल में हम तो कोई वो नहीं है जो चूंकि कुछ लोगों का तो ये है ना कि वो अ, अपने चैनल्स को पॉपुलर करने के लिए जराए कह के तो हमें वो तो तो गैर क्या जानबदार कहते बात हैं, करते हैं जी हम और तो। बाद में किसने जराए को चेक करना है कि जराए ने ये बात कही थी या नहीं कही थी। हाँ और जी। जराए एक ऐसे यानी आप ये कह सकते हैं कि सहाफत की दुनिया में ये एक ऐसा लफ्ज है कि इसको आप खींच के जिधर ले जाएं, जी। जिसको आप चाहें विक्टिम कर लें, जिसको चाहें आप भरी कर दें, और चाहें तो आप आवाम को जराए के हवाले से मायूस करें, चाहें तो आप आवाम की होप्स को इतना बढ़ा दें। तो जी। हम तो उनमें से लोग नहीं है कि जो किसी भी ऐसे जराए की अ, हवाला दे के तो कोई पेशनगोई करें। हम पेशनगोई करना भी नहीं चाहते। लेकिन एक बात यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये जो मूवमेंट है जिसको पीडीएम की मूवमेंट कहते हैं, बज़ाहिर इसके अहदाफ जो है वो तो बड़े नोबल हैं कि जनाब जो गैर जमहूरी कुव्तें हैं वो जमहूरी हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने में अपना रोल ना दें, अपना किसी किस्म की मुदाखलत ना करें, बल्कि तमाम पाकिस्तान के अंदर जो इदारे ऑपरेट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो उनका दायरा अख्तियार मुकर्रर किया हुआ उसी के अंदर रहें। लेकिन जो 70 साल हैं वो इस बात के गवाह हैं कि पाकिस्तान में बाकी सब कुछ है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई अमलदारी नहीं है। ये एक तकल्लफ ही है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कुछ रहनुमाओं ने अपने अहद में साइन कर दिया, और उसको भी एक दूसरे को विक्टिमाइज करने के लिए अमूमी तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान के अंदर किसी चीज की बेकदरी हुई है तो वो पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बानी को उन्होंने फांसी दे दी, और उसमें जितने भी शरीककार लोग थे उन सब लोगों को आप ये कह सकते हैं कि वली खान और गौस अफजंजो, मौलाना शाह मुनार, ये जितने लोग जिन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उसको उसको कामयाबी और फतह मंदी तक पहुंचाने में जो है वो रोल अदा किया था। कई उन लोगों के खिलाफ तो गद्दारी का मुकदमा बना हैदराबाद ट्रिब्यूनल में, और कहीं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन, अली और खान साहब, वो आजम अली वो जरदारी। वो कॉन्स्टिट्यूशन और जिन अदालतों को, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ने पाकिस्तान के लोगों की इज्जत और आबरू की हिफाजत तो नहीं कर सका। लेकिन चूंकि कोई अल्टरनेट भी नहीं है तो लिहाजा अल्टीमेटली जो जमहूरियत पसंद लोग हैं या जो पीसफुल स्ट्रगल पे बिलीव करते हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे। वो तो यही कहेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए जो अख्तियारात हैं उन अख्तियारात के मुताबिक इदारे रूल करें। लेकिन अल्टीमेटली इस इस सारी मूवमेंट का अल्टीमेटली सफरर कौन है? या तो खुद अपोजिशन है या फिर इमरान खान। कुर्बानी किसकी लगेगी? या इमरान खान की कुर्बानी लगेगी। कुर्बानी कमजोर की लगती है, वो ताकतवर की कुर्बानी बहुत मुश्किल लगेगी, लगती है। नहीं, वो जो है ना वो कमजोर और ताकतवर का यहाँ सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो पाकिस्तान के हकीकी जो हुक्मरान हैं और जिनके पास जो है वो लाठी है, जिनके पास बंदूक है, जिनके पास रियासत के वसाइल हैं, वो अल्टीमेटली किसकी कुर्बानी दे के तो बाकी जज्बात को जो जो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी भड़कते हैं उनको ठंडा करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये चूंकि एक वक्ती उभाल ऐसा आया हुआ है कि मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इससे अवाम खुश होगी। इमरान खान की जो है वो कुर्बानी दे के तो अपने खिलाफ वो जज्बात जो जो जज्बात और एहसासात जो बरसा बरस उनकी जो जो
सियासत के अंदर मदाखलत और पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन वो बरकरार रहेगी फिर। और एक गुंडागर्दी और लॉलेसनेस पैदा करने में जो उन्होंने रोल प्ले किया है, तो उन जज्बात को ठंडा करने के लिए अल्टीमेटली किसी इमरान खान को ये कुर्बानी का बकरा बना के तो लोग उनको कहेंगे कि जी हमने तो आपका मुतालबा मान लिया, और लिहाजा नए नए हुक्मरानों को या नए जो जिनको इख्तदार में लाना चाहते हैं उनके कान में भी ये बात गुजार देते हैं कि अगर आपने भी किसी किस्म की जो है ना वो गलती की तो हशर आपका भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। तो सो दैट हम तो बीइंग ए डेमोक्रेट हम तो ये चाहेंगे कि अल्टीमेटली ये तो पाकिस्तान के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने जिस तरह का रवैया अख्तियार किया है पॉलिटिक्स में, वो रवैया मैं समझता हूँ कि टोटली अनएक्सेप्टेबल है। अदरवाइज तो हम तो इस हक में नहीं है कि उनका जो टेन्योर है डेमोक्रेटिकली अगर 5 साल का है तो वो उसको ना पूरा करें, लेकिन उन्होंने अपोजिशन को जिस तरीके से जो है वो रेगेदा है और जिस तरह उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं, उसमें उनकी सर्वाइवल मुझे नहीं लगती कि वो सर्वाइव कर पाएंगे। और ना ही पाकिस्तान में कोई एक भी स्टेट्समैन है, ये सारे लोग छोटे छोटे पॉलिटिशियंस हैं और सब लोगों की जो है ना अपनी सियासत के जो दायरे उन्होंने खींचे हुए हैं, उन दायरों के अंदर अगर कोई भी जाने की कोशिश करेगा तो फिर लड़ने बढ़ने के लिए ये सारे तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की कुर्बानी का वक्त जो है वो मुझे करीब लग रहा है। और ये अब जो केस है शौकत साहब, एक और बात है वो आपने भी, आपको ही मालूम है साबक दो वज़ीर आज़म जो थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ECL से नाम निकल जाना, फिर वो अमेरिका चले गए अपनी बहनोई की इयादत के लिए, फिर वहां पे एक हफ्ता रह के वापस आए हैं, 2 दिन उनको हो गए लंदन में। शनीद ये है कि नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हो चुकी है, कोई कह रहे हैं कि पार्क में हुई, कोई बाहर हुई, क्योंकि वो क्वारंटीन वगैरह दूसरे मसाइल भी हैं। तो कहीं जो नवाज शरीफ साहब थे वो पहले इन हाउस तब्दीली पे रजामंद नहीं थे, वो कहते नए इलेक्शन होने चाहिए। तो क्या अब ये जो मुलाकातें और ये जो धीमे लहजे और ये सारा कुछ कहीं वो जिस तरह आपने फरमाया है कि ये कुर्बानी तो लगनी है ना, एक तो कुर्बानी देनी है, बकरे की हो या बैल की हो, कुछ ना कुछ तो होगा, मुर्गे की भी हो सकती है। तो ये कहीं फिर वो इन हाउस तब्दीली पे नवाज शरीफ साहब राजी हो गए फिर। नहीं, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं ना कि चूंकि आजकल जो ये पेंडेमिक है इसकी वजह से बरतानिया के अंदर जो भी बाहर से बंदा जाएगा, चाहे वो अमेरिका से जाए या यूरोप से जाए या पाकिस्तान से है, उसको 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा अगर वो वहाँ अपनी नॉर्मल मेल मुलाकात या रिश्तेदार अहबाब को मिलना चाहते। अदरवाइज तो मतलब यह है कि वो बरतानिया के कानून के मुताबिक नहीं मिल सकता। दूसरी बात यह है कि इस बात में तो मुझे कोई मजायका नजर नहीं आता कि फर्ज करें कि अगर कानून उनको अलो करता है तो अल्टीमेटली नवाज शरीफ साहब तो वो हैं जिनके नाम से जो है ना ये सारे लोग सियासत करते हैं, जी। तो उनसे मुलाकात को से डिनाई करने का बजाय कोई कोई मानी नहीं है, कोई मफहूम नहीं है। जी जी। पर आज की दुनिया के अंदर कोई फिजिकल इंटरेक्शन ही जरूरी नहीं है, टेलीफोन है और टेलीफोन में भी व्हाट्सएप है, दूसरी तीसरी बातें हैं। तो बरतानिया में तो खैर इस तरह का कोई ज्यादा से ज्यादा ये खतरा हो सकता है कि बरतानिया वाले टेलीफोन सुनते होंगे, लेकिन वहां तो ISI की दस्तरस तो नहीं है कि वो नवाज शरीफ और खाकान अब्बासी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को टेप कर सकें। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बुनियादी बात यह है कि सवाल ये अब इस नेज पे पहुंच चुका है कि आया इमरान खान साहब के साथ क्या सलूक किया जाए। एक सलूक ये था जिस वक्त PDM बना और उन्होंने कहा कि ही मस्ट रिजाइन, यानी खुद से। और डेफिनेटली जिस आदमी ने इतने पापड़ भेल के इक़्तिदार पे पहुंचा है तो वो तो खुद से तो इस्तीफा नहीं देगा, ये तो सबको पता है। दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करें कि जिन कुव्वतों को आप कहते हो कि ये सियासत में मदाखलत करते हैं, तो वो उन कुव्वतों को आप किस मुंह से ये कहेंगे कि आप इमरान खान को जो है ना वो बेदखल करें इक़्तिदार से। और फिर सवाल यह है कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कोई कोई राइट तो है नहीं कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, आपके और मेरे नजदीक कोई इलेक्टेड हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान के कानून की नजर में और खुद PDM के अपने
जो जो लेजिटिमेसी दी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उस पार्लियामेंट में ओथ लेके मुख्तलिफ कमेटियों के अंदर बैठ के मुख्तलिफ कमेटियों के इलेक्शन लड़के, तो सो दैट जो है वो अब जाहिर है कि इसके लिए तो इनको फेस सेविंग के लिए भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। दूसरा तरीका यही है कि वो जाके वहां बैठ जाएं, जिंदगी को जो है वो आप ये कह सकते हैं कि तमाम तरह की एक्टिविटीज को जाम कर दें, ट्रैफिक को भी और हर तरह की चीजों को, और आपकी पावर के आगे जो है वो सरेंडर करके तो इमरान खान जो है वो खुद या तो रिजाइन कर दे या अल्टीमेटली वो असेंबली को तहलील करके नए इलेक्शंस को कॉल कर दे। ये तीसरा तो कोई तरीका नहीं है। भाजपा के पास तो मतलब यह है कि वही साजिशी तरीके ही हैं जो वो पहले भी करते रहे हैं। तो यकीनन कुछ लोग तो उनको कह रहे होंगे कि इलेक्शन कमीशन को वो कर दें, हाँ किसी जज को कोई पिटिशन दायर करवा दें। तो जाहिर है कि ये जो माजी के जितने हथकंडे इस्तेमाल हुए हैं उन्हीं में से कोई ना कोई यहाँ भी इमरान खान को फारग करने के लिए इस्तेमाल होगा। और अगर वो नहीं कोई नया हथकंडा इस्तेमाल करते हैं तो आई थिंक कि नया हथकंडा इस वक्त यही है कि उनके खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस की वो ले जाए। अब यकीनन पीडीएम की क्यादत भी और सारे ही लोग जो है वो एक नतीजे पे पहुंचे हैं कि इमरान खान के इस दौर इस सारे सिलसिले को वाइंड अप करने के लिए हमें कोई ना कोई किसी ना किसी मैकेनिज्म पे तो मुतफिक होना पड़ेगा। सियासी हल और ढूंढना। और ये चीजें जो है वो देखें पीडीएम में मैंने आपको जैसे पहले भी कई दफा कहा कि एक बहुत ही ये एक्सपीरियंस जो है ना वो लीडरशिप जी है, लोग हैं जी। जिन्होंने कई कई एस्टेब्लिशमेंटों को भुगताया, कई के हाथों कहीं कहीं को शिकस्त दी, कहीं के हाथों खुद शिकस्त खाई। सो दैट ये चीजें जो है ना उन्होंने जो टेम्पो बिल्ड करना था एक बयानिया की शक्ल में वो उन्होंने बिल्ड कर दिया। अब आ जाता है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में जो है वो अब देखें कि एस्टेब्लिशमेंट की और उनकी किस हद तक अंडरस्टैंडिंग बनती है। बहरहाल एक चीज जो तय है वो ये है कि इमरान खान साहब जो है अब इस पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ किसी भी शोबाई जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली ऐसी ला सकें जिस तब्दीली को आप आवाम के हक या खिते के हक में समेटो। क्यों कि उनके पास जो मिसाली टाइम था वो 2 साल का वो पीरियड मौजूद था जिसमें उन्हें पूरी एस्टेब्लिशमेंट की ताइद हमायत हासिल थी। जो अपोजिशन थी वो अपनी शिकस्त और अपने साथ होने वाली ज्यादतियों पे ही जख्म खुर्दा थी और वो कोई हिकमत अमली बनाने में उस वक्त तक कामयाबी नहीं थी। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून ने बहुत स्मार्टली प्ले किया है। उस वक्त जिस वक्त उनको ये खतरा था कि उनकी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा उस वक्त शहबाज शरीफ ने एक्सीलेंटली प्ले किया और अपनी पार्टी को ये यकीन दिलाया कि किसी न किसी वक्त हम दोबारा रिवाइव होंगे, लिहाजा कोई मायूस होने की बात नहीं है। और जिस वक्त उनको एक अवामी अवामी प्रेशर क्रिएट करने की जरूरत थी तो उन्होंने जो है वो मरियम नवाज साहिबा को जो है वो आगे किया, जो जिनके बारे में नो डाउट के एक यानी जिसको कहते हैं कि जुमूम को इकट्ठा करने में है क्राउड पुलर्स के तौर पर उनको किया जाता है। और बयानिए में भी उनकी गुफ्तगू में हार्ड है जी। एक मौजूद है। तो सो दैट ये है कि अब जो है ये जलसे जुलूस ये टाइम बाइंग एक और आप ये कह सकते हैं कि मैकेनिज्म बनाने का जो है वो पीरियड है तय। ऑलमोस्ट ये हो चुका हुआ है कि अब ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास चलाने के लिए कोई अब मैकेनिज्म भी नहीं है और इनके पास कोई ऐसा तरीका भी नहीं है कि पाकिस्तान की जो माशी हालत है जो अब तरी है और जो मतलब यह है कि अनारकी पैदा हुई है इस अनारकी पे किसी तरह भी ये काबू पा सके। असल में एक वो बहुत हम्म हम्म वजीर आजम साहब कहते हैं कि हमारे पास जो टीम थी ना, हम्म इन्होंने मतलब सिर्फ मुशर्रफ दौर में कुछ वजारतें थी इनके पास, तो बाकी कोई मुकम्मल तजर्बा नहीं था। उनके पास 35 साल का तजर्बा था। नहीं अनफॉर्चुनेट मैं इन बातों को तो खैर मतलब यह कि ये तो सारी अपने आप को वो अवाम को धोखा देने की बात है। बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब बहुत ही तोम प्रस्त हैं और वो तोम प्रस्ती का शिकार रहे हैं, लिहाजा वो कोई टीम अपनी बनाने में कामयाब नहीं हुए। जो लोग जिस फील्ड के अंदर कोई उनकी एक्सपर्टीज थी उनको कोई वो अख्तियारात भी नहीं दे सके
और जहां कहीं किसी तावीज गंडे वाले ने उनको कहा कि ये आपके लिए सूट नहीं आप करता, तो उनके घर में वो जो रहे। नामों की जो कुंडलियां निकालते रहे। तो नतीजा ये है कि ये अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो देने के बजाय ये तावीज गंडे और सितारों और सियारों को की चालों को जो है ना वो देखते रहे। और जो कुछ ऐसे ही साफी हैं जो पाकिस्तान में जो बस तोता फाल निकालते हैं, और वो इमरान खान साहब को हमेशा वो उनकी तारीफ व तौसीफ करते हैं। तो यकीनन जब आदमी इस मंजिल इस मकाम पे पहुंच जाता है तो उसको तनकीद बुरी लगती है और तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन ये नहीं देख रहे होते हैं कि इन्होंने कई तरह के वज़राए आज़मों को भुगताया हुआ होता है और अपने छोटे छोटे काम काजों के लिए ये इसी तरह के तारीफ और तौसीफ की सीढ़ी को इस्तेमाल करते हैं। वरना नहीं तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं होगा जो नजूमियों पे और ताबीज गंडे वालों पे बिलीव करके स्टेट की पॉलिसियां बनाता हो। और इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मतलब एक एक 22 करोड़ के मुल्क का जो वजीर आजम है उसके पास किसी किस्म का कोई विजन नहीं है, वो कोई विजन देने में कामयाब नहीं हुआ है। और फिर यह है कि खित्ते के अंदर जो है वो पुरमन जदोजहद को और जो पीस की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको क्रिएट करने में किसी किस्म की कोई पहलकारी की गई हो, बुलंद बांग दावे किए, और उन बुलंद बांग दावों के पीछे जो है वो हकीकत कुछ भी नहीं, ना कोई हिकमत अमली थी। और यकीनन कश्मीरियों के तो अपने ग्रीवेंसेस हैं। अब आप देखें कि वो जिसको कहते हैं कि वो लंका ढहाने वाली बात है कि अब गलगित बल्तिस्तान में आप जो कुछ करने जा रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं ये किसी एतबार से भी पाकिस्तान का अपना कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ तो नहीं रहा। पाकिस्तान अगर आज आप हैं अपने ही मौक़िफ़, अपने ही सारी पॉलिसियों को बिल्डोज करके, तो सिर्फ हैं लाखों की एक को हड़पने की, और फिर जो एक शायराना तरीके से एक मैप बनाया है तो उस मैप की लीगल क्या पोजीशन है। तो मतलब यह है कि पाकिस्तान मेरे ख्याल में आज जितना इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान दुनिया के सामने मजाक बना है, शायद ही इससे पहले कोई बना हो। और ये पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि उन्होंने किस तरह के लोगों को वोट दिए हैं, किस तरह के लोगों को इख्तिदार पे बैठाया है। और फिर ये है कि ये जो ऑलवेज यानी हर आदमी जो 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 कोई अक्ल की शऊर की तारीख की बात करे और उसको अपने छोटे छोटे तंग नज़र रवैयों के साथ उसको देखना परखना, और फिर वो फतवे जो अमूमी तौर पर हमारे उलमाए कराम का विरसा हुआ करते थे, वो अब सियासी कारकुनों के भी कि वो हर एक को गद्दारियों के फतवे बांटते रहते हैं, गालिम गलोच। तो ये सब है, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा चीज़ है कि जब कभी भी कोई तारीख मौरख लिखेगा तो वो इमरान खान को किसी अच्छे नाम से याद नहीं करेगा, बावजूद इसके कि वो उन्होंने बहुत अपोजिशन के दौर में बहुत हाई आइडियल्स की बातें की थी, रूल ऑफ लॉ की बात की थी, दहशत गर्दी के खात्मे की बात की थी, खित्ते के अंदर अमन और सलामती को इंश्योर करने की बात की थी। और मुझे आज भी याद है जब उनका करण थापर के साथ एक इंटरव्यू हुआ था तो वो कहते थे कि पाकिस्तान की सरजमीन पे कोई दहशतगर्द मेरे दौरे हुकूमत में सांस नहीं ले पाएगा। सांस क्या, आज उन्होंने तो 11 आदमियों को जो है वो एक ही रात में उनको ज़बह कर दिया, और उन बेचारे मजलूमीन के साथ इज़हार यकजहती करने के बजाय उनको जो है ना इस्लामाबाद में बैठ के तो प्राइम मिनिस्टर ये कहते रहे कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। हालांकि आवाम किसी मुल्क के सरबराह को कैसे ब्लैकमेल कर, वो तो किसी वजीर आजम से अपील कर सकते हैं, और वो भी अपील कर रहे थे कि आए हमारी सुने, हमारी बिपता सुने, हमारी फरियाद सुने, और हमसे कोई वादा तो कीजिए जिस वादे पे हम यकीन करके अपने इन प्यारों की लाशें दफन करें। तो साहब, अनफॉर्चुनेट है। आज हमारा प्रोग्राम काफी लंबा हो गया, तो हम इंशाल्लाह 2 दिन के बाद फिर दोबारा जो प्रोग्राम होगा उसमें 1948 और 1949 वाली करारदादों पे अपने नाज़रीन को बताएंगे, और उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत है उस पर ही बात कुछ करेंगे, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है उस पर ही बात करेंगे, और खासकर जो हमारा इस पार कश्मीर जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं वहां पे बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर्स का जो मसला है, सेहत और तालीम के जो मसाइल हैं, हम इन पे भी अपने लोगों से बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो 35-40 लाख लोग इस तरफ हैं इनकी हकूक की हमने ज्यादा बात करनी है, क्योंकि हम इस पार रहते हैं। और हम अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह अपने नाजरीन से इस मौजू पे करेंगे। और आज हम आप सब से
इजाजत चाहते हैं। और अल्लाह हाफिज नाजरीन। और शौकत साहब, थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम फिर इकट्ठे होंगे जी। थैंक यू जनाब, थैंक यू। अल्लाह हाफिज जी।